हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रीलिमिनरीज। हमारे इंडिया में क्या है ना कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है तो सभी बच्चे 11th-12th में मैथ्स लिए रहते हैं, उन्हीं को इको ऑनर्स दी गई है, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी प्रीलिमिनरीज चैप्टर्स पढ़ने में। लेकिन बाहर में क्या होता है, या कुछ बच्चे जो हैं वो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आए रहते हैं, तो उनके लिए ये फर्स्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्हें बहुत सारे टर्म्स के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में आइडिया दे दिया गया, फिर चैप्टर 2 से उनका मेन सिलेबस से शुरू होता है, इसलिए चैप्टर 1 भी पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आता है पेपर में, चैप्टर 1 से भी 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चे। तो सबसे पहले है चैप्टर 1 में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, और जहाँ पे थ्योरी होगा वी विल बी यूजिंग पीडीएफ, जहाँ पे न्यूमेरिकल होगा फिर वी विल बी यूजिंग आवर नोटपैड। वहाँ पे नोटपैड पे फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर आप साथ साथ लिख सकते हो तो लिखो, नहीं लिख पाते हो कोई बात नहीं, ये सारा रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से बैठ के जब रिवाइज करोगे तो आप अपना पॉज कर करके उसका फिर बढ़िया सा नोट्स बना सकते हो। ठीक है बच्चे, तो अभी नोट्स बनाने का कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ सुनो और समझो और पूछो जो भी डाउट है बीच में। तो चैप्टर 1 में हमें थोड़ा थोड़ा हर चीज पढ़ना है। जैसे पहला है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो देखना बच्चे, इसमें सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए कि व्हाट इज प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन का मतलब होता है कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस, कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस वो कहलाता है प्रोपोजिशन। जैसे मैंने कहा सन राइजेज इन द नॉर्थ, आप कहोगे मैम आपसे कुछ गलती हो गई, आपने नॉर्थ कैसे बोल दिया, बट मीनिंग क्लियर है तभी तो आपने जज किया ना कि मैंने गलत बोला या सही बोला। सन राइजेज इन द नॉर्थ, यू नो द मीनिंग ऑफ सन, यू नो द मीनिंग ऑफ राइजेज, यू नो द मीनिंग ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ इज अ डायरेक्शन, राइजेज का भी मतलब पता है, सन इज हेवनली बॉडी ये भी पता है। तब आपने जज किया कि नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो। फिर मैंने कहा सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपको कि हाँ मैम अब ये सही है। तो मैंने जो एक स्टेटमेंट बोला दैट इज कॉल्ड प्रोपोजिशन, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रही है। लेटर ऑन यू कैन जज वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो प्रोपोजिशन को चेक करना होता है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। इसका हम लोग ज्यादातर यूज बच्चे सेमेस्टर 3rd में करेंगे, व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग एसएमई, एसएमई 1 और 2 दोनों मिलाकर के एसएमई ही पेपर हो गया है 3rd सेम में। जब हम लोग स्टैट्स में पढ़ेंगे ना, कंपनीज अपना क्लेम नहीं करती, मेरे कंपनी का बल्ब जो है वो 99, या मेरे कंपनी का जो डिटर्जेंट है वो 99.9% जर्म्स को किल करता है, डिटॉल के ये वो हैंड वॉश वगैरह सब कुछ, उनका क्लेम जो है तो वो क्लेम हो गया हाइपोथेसिस, और हम लोग चेक करेंगे कि उनका क्लेम सही है या गलत है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे एंड रिपोर्ट्स। तो ये सारा काम करना हम लोग 3rd सेम में सीखेंगे, लेकिन 4th सेम में ही आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है प्रोपोजिशन का मतलब। ठीक है बच्चे, तो थ्योरी है तो वी विल बी यूजिंग पीडीएफ, लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने पीडीएफ जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी को पढ़ा रहे हैं। तो स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, तो हम लोग उसको स्टेटमेंट भी बोलेंगे या फिर प्रोपोजिशन भी बोलेंगे। ठीक है, तो असर्शन दैट आर इधर ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, या एनी मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। अब इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब है, बचपन में आप पढ़ते थे इम्प्लीकेशन का मतलब ये, जैसे देखो अगर मैंने लिखा ऐसे x इज इक्वल टू 2 और फिर लिख दिया x+3 इज इक्वल टू 2+3, तो टीचर नंबर काट लेते थे, बोलते थे कि नहीं बच्चे आप जब भी नेक्स्ट सेंटेंस पे जाओ तो आप एक क्या लगाओ, इम्प्लीकेशन एरो लगाओ। मतलब इसके पहले का स्टेटमेंट अगर सही है तो बाद का भी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है, एरो का साइन देखो, implication when the condition on the left hand side of the implication is true, whenever it is true the right hand side will be also true, this is the meaning of implication। इसमें कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो हमेशा ट्रू होगा ही होगा। तो इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन एरो। तो ये वन साइडेड इम्प्लीकेशन एरो भी हो सकता है और टू साइडेड भी हो सकता है। तो देखना जरा, एरो इज यूज्ड टू कीप कनेक्टेड अ चेन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। चेन मतलब कुछ इधर भी लॉजिकल बातें हैं और कुछ इधर भी लॉजिकल बातें हैं, ये देख रहे हो इस एग्जाम्पल में, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज मैथमेटिकली सम स्टेटमेंट, एंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इट इज अनदर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो दोनों बातें हैं बच्चे। अब जब भी LHS ट्रू होगा तो RHS ट्रू होगा, बट इट डज नॉट इम्प्लाई कि जब भी RHS ट्रू होगा तो LHS भी ट्रू होगा, क्योंकि ये सिंगल साइडेड इम्प्लीकेशन एरो है। अगर ये बोथ साइडेड होता तो RHS के ट्रू होने पे LHS भी हमेशा ट्रू
हो जाता। ठीक है बच्चे, तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि P इम्प्लाइज Q में P को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट, Q भी एक स्टेटमेंट है, और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं कि वेन एवर P इज ट्रू Q इज ऑल्सो ट्रू। वही लिखा है, वेन एवर P इज ट्रू देन Q इज ऑल्सो ट्रू। तो अब देखना कुछ एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि ये मैंने सही लिखा है या नहीं। वेन एवर x इज ग्रेटर देन 2 एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4, इज इट करेक्ट और नॉट? जवाब दो जल्दी। यस, जब भी x 2 से बड़ा होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। अब मैंने इसमें सिर्फ एक साइडेड एरो लगाया है, इसका दूसरा साइड अगर बनाते तो क्या बनता, दूसरा साइड बनाते तो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर अगर 4 से बड़ा है तो इट डज नॉट इम्प्लाई कि x हमेशा 2 से बड़ा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने x इज इक्वल टू -3 ले लिया तो -3 का स्क्वायर 4 से बड़ा है, बट क्या -3 2 से बड़ा है? नो। तो हर वो चीज जिसका स्क्वायर 4 से बड़ा है, जरूरी नहीं कि वो खुद भी 2 से बड़ा हो। इसलिए मैंने इधर वाला एरो नहीं लगाया, सिर्फ वन साइडेड एरो यूज किया है। अब x y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो इसमें बच्चे, इसमें तो बोथ साइडेड यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी समझाने के लिए फिलहाल वन साइडेड यूज किया गया है। ये वाले एरो को हम लोग बोथ साइडेड यूज कर सकते हैं। थर्ड वाले को देखना, x इज अ स्क्वायर देन x इज अ रेक्टेंगल। तो हाँ सही है, हर स्क्वायर तो रेक्टेंगल होता है, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या है, स्क्वायर के लिए इसको और इसको भी तो सेम होना पड़ेगा ना। सो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ओनली यूनिडायरेक्शनल इम्प्लीकेशन एरो। अगर लैंग्वेज में देखा जाए लॉजिकली, तो x इज अ हेल्दी पर्सन देन x इज ब्रीदिंग। तो सही बात है, जो भी हेल्दी होगा, जो भी लिविंग होगा, वो ब्रीथ तो प्रॉपरली कर रहा होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है एरो। तो मीनिंग तो हम समझ रहे हैं। बोथ वे इम्प्लीकेशन एरो होता है तो बच्चे हम उसको कहते हैं एन इक्विवेलेंस एरो। इसको याद करना, ये सारे टर्म्स आपको ना शुरुआत में याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा थ्योरी वगैरह है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है आगे चल करके, जब मॉडुलस वगैरह सॉल्व करेंगे ना, इनइक्वलिटीज वगैरह, उसमें न्यूमेरिकल हैं अभी फर्स्ट चैप्टर में। चलो कुछ टर्म्स तो जान गए हम लोग, इम्प्लीकेशन एरो समझ गए, स्टेटमेंट समझ गए, ये सब आ गया। अब मैथमेटिकल प्रूफ की बारी आ रही है बच्चे। थ्योरम, कहोगे मैम ये थ्योरम यहाँ भी करना है? नहीं, हमें एमएमई में कोई भी थ्योरम नहीं करना। एमएमई में हमें पढ़ाया गया है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। थ्योरम का प्रूफ करके इकोनॉमिक्स में क्या कर लेना है, कौन से हमें झंडे गाड़ने इकोनॉमिक्स में, वो हमें कहीं भी यूज नहीं करना। लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर पढ़ने को मिलेगा हमें। वैसे थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेंगे जिनका यूज होगा, और जिसका यूज इक्वेशन सॉल्विंग में, रूट्स निकालने में, या कहीं ना कहीं छोटे मोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज हो रहा होगा, जिसके बेसिस पे हम इकोनॉमिक्स के रिजल्ट जो हैं उनको मतलब डिसीजन देंगे कि हाँ दिस इज ट्रू, दिस विल हैपन, दिस विल हैपन। ठीक है बच्चे, तो उसमें क्या है कि थ्योरम का हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है। एमएमई में कई सारे थ्योरम है, चैप्टर 7 में तो सिर्फ थ्योरम ही थ्योरम है, और भी जगह थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट हमें जरूर पढ़ना है, प्रूफ कहीं भी नहीं पढ़ना, और उस स्टेटमेंट को अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अब देखो प्रीमाइसेस, इनको प्रीमाइसेस कहते हैं, जो ऑलरेडी नोन फैक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं प्रीमाइसेस। कंक्लूजन कहते हैं जिसको हमें सॉल्व करना है या जिस कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं। सपोज वी आर यूजिंग P conditions to prove Q conditions, then P will be called premises and Q will be called conclusion। तो ये सब टर्म्स बस आपको फेमिलियर होने, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अब पेज नंबर 1 के बाद PDF अरेंज करने में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया। 10 है, 10 11, पेज नंबर 2 मुझे सर्च करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा 13। और अभी ये मीटिंग ना 9 मिनट्स में बस रह गया है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपको तुरंत दूसरा मीटिंग ज्वाइन करना विद द सेम आईडी। आईडी कभी भी चेंज नहीं होगा बच्चे। अभी तक पेज नंबर 2 नहीं आया ना, 19 20 पेज का तो है ही ये फर्स्ट चैप्टर। हाँ आ गया 2 में मैथमेटिकल प्रूफ्स है, लेकिन मैंने इनको ना क्रॉस कर रखे हैं, आपको पता होगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था एमएमई के लिए। तो कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये सब इतना आपको नहीं पढ़ना, आपको जहाँ से पढ़ना है वो बताते हैं, ये चीज़ें पढ़नी है आपको। मेथड्स ऑफ प्रूफिंग,
तो बच्चे हमें क्या पढ़नी है, मेथड्स ऑफ प्रूफिंग। और टाइम पे ध्यान देना, ऊपर में अभी 8 मिनट्स हो रहा है, टाइम के साथ ही ये खत्म हो जाएगा। और दूसरा मीटिंग सेम तरीके से आपको ज्वाइन करना है, देयर विल बी अ गैप ऑफ लाइक 2 to 3 मिनट्स, सारे बच्चे आ जाएंगे, 5 मिनट्स के बाद दूसरी भी क्लास अभी ही शुरू हो जाएगी, ठीक है बच्चे। और ये क्लास टिल 4 o'clock चलेगी। मेथड्स ऑफ प्रूफिंग, तो हमें 3 मेथड पढ़ने हैं बच्चे, डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ और प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है, डायरेक्ट बोलो या डायरेक्ट बोलो। डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है कि मैंने आपको कहा P इम्प्लाइज Q, तो आप स्टार्ट करोगे P के साथ, LHS के साथ स्टार्ट करोगे, एंड वी गेट Q, देन दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रूफ। याद करो जरा, सभी बच्चे 9th 10th 11th 12th करके आए हो, 9th 10th में कितने सारे ट्रिगो के रिलेशंस हमें प्रूव करने होते थे ना, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। कितने तरीके से प्रूव करते थे, एक बार LHS उठाते थे, कुछ कुछ मैनिपुलेशन करके फॉर्मूला वगैरह लगा करके, RHS आ गया तो हम लोग बोल देते थे कि हेंस इट इज प्रूव्ड। तो वो होता था डायरेक्ट प्रूफ। कभी कभी हम लोग LHS को भी बढ़ाते थे, RHS को भी बढ़ाते थे, फिर दोनों को दिखलाते थे कि इक्वल हो रहे हैं। कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शन से कि लेट दिस बी ट्रू, फिर कुछ मैथमेटिकली रॉन्ग आ जाता था, फिर हम कहते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो हमने माना था वो हमारा गलत है। तो डायरेक्ट प्रूफ में बच्चे देखना प्रोसेस क्या है कि वी स्टार्ट विथ P एंड वी गेट Q। कुछ बच्चे काफ़ी लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, मे बी नेटवर्क इशू होगा उनके यहाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी दिल्ली के बाहर ही हैं। तो जो बच्चे अभी लेट से ज्वाइन करें उन बच्चों के लिए ये है कि इस मीटिंग में बच्चे सिर्फ अब 6 मिनट रह गए हैं, उसके बाद से एक दूसरी मीटिंग शुरू होगी, तो उसमें हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। कुछ ज़्यादा मिस नहीं हुआ है, अगर आप लेट से भी ज्वाइन किए हो आपको ये रिकॉर्डिंग क्लासेस सारी मिलेंगी, ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, इसलिए कोई भी टेंशन नहीं लेना, ओवर बर्डन नहीं लेना, मेरा छूट गया, मेरा नेटवर्क चला गया, कैसे होगा यार, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और जिसने भी ये लिखा है प्लीज़ हटा दो, स्क्रीन पे आप लिख रहे हो, इससे मेरा PDF बर्बाद हो रहा है, आप हटा दो यहाँ से। ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब हम कितना हटाएंगे बताओ, स्क्रीन पे प्लीज आप लोग कुछ ना लिखें, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट विथ P एंड वी गेट Q, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में बच्चे क्या करते हैं, मान लो कि जैसे मैंने कहा कि आप अपनी साइड से राइट में बढ़ो, आफ्टर 5 मिनट्स यू विल गेट अ मेट्रो स्टेशन। आपने कहा कि मैम ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि अपने जहाँ जहाँ खड़े हो वहीं से राइट में बढ़ना शुरू कर दो। बढ़ने लगे आप मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, आपको मेट्रो स्टेशन मिल गया, तो मेरे स्टेटमेंट को आपने सही ठहराया, बोलोगे कि हाँ मैम ने जो कहा था वो सही है, बिकॉज आफ्टर 5 मिनट्स वी गॉट अ मेट्रो स्टेशन। सो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट में क्या होता है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मुझे प्रूफ करना है PQ, तो वो स्टार्ट करेंगे किससे, नॉट P से। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चे, नॉट P से, एंड गेट नॉट Q। मतलब मैंने आपको कहा अपने राइट में चलने को और आप किधर की तरफ चले, लेफ्ट की तरफ आप चले कि नहीं हम लोग मैम की बात क्यों माने, हम लोग राइट ना चल करके, कुछ बच्चे कहेंगे हम लोग लेफ्ट चलेंगे। आप लेफ्ट चलोगे 5 मिनट क्या आपके तो आधे घंटे निकल गए, फिर भी आपको मेट्रो स्टेशन नहीं मिला, तो आप किस कंक्लूजन पे पहुंचोगे, अरे मैम की बात मान लेनी चाहिए थी, मैम की बातें सही थी। तो दैट मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्रूफ, कि आप दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे हो, आप उसके ऑपोजिट वे में सोचना शुरू कर दिए, तो आपको मिलेगा भी कंक्लूजन क्या, ऑपोजिट वे में कंक्लूजन मिलेगा। द सेम Q यू विल नॉट गेट, यू विल गेट द ऑपोजिट ऑफ Q, दैट इज कॉल्ड नॉट Q। तब आप हार करके मेरी कही हुई बात को मानोगे, तब आप कहोगे कि अरे हाँ मैम की बातें सही थी, P इम्प्लाइज Q ही होगा। अब थर्ड मेथड जो है प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें बच्चे ये आप लोग पहले भी कर रखे हो 9th 10th में, √2 इज इरेशनल नंबर, ये सब में प्रूफ आप लोग कर रखे हो। कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम लोग ऐसे P ढूंढेंगे जो कि Q इम्प्लाइज कर रहा होगा नॉट P, या फिर कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि P जो है वो नॉट Q इम्प्लाई कर रहा है, मतलब जो दिया हुआ है ना उसका ऑपोजिट कुछ एज्यूम करके चलेंगे, और लास्ट में सम मैथमेटिकली एब्सर्ड स्टेटमेंट मिलेगा, मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिलेगा,
कहोगे मैम मैथमेटिकली इनकरेक्ट क्या होता है? जैसे कभी मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल कि कभी किसी चीज़ का स्क्वायर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तब हम कहेंगे कि हमारा जो एजम्पशन था वो क्या है, गलत है। यानी नॉट पी कभी भी क्यू नहीं देगा। तब हम कहेंगे कि नॉट पी कभी भी क्यू नहीं देगा और पी कभी भी नॉट क्यू नहीं देगा, यानी यही बातें क्या है, सही है। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रूफिंग, और हमारे कोर्स में है बच्चे मेथड ऑफ प्रूफिंग, तो हम लोग करेंगे मेथड ऑफ प्रूफिंग। तो चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। अच्छा, ये पेज नंबर 20 आ गया, 20 के बाद होगा ना पेज नंबर 3। ये देखो, डायरेक्ट प्रूफ का तो मैंने समझा दिया कि वी स्टार्ट विथ P इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी गेट Q। इनडायरेक्ट प्रूफ में कॉन्ट्रा पॉजिटिव और प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में मैंने बताया कि आप नॉट P लेकर के चलो नॉट Q मिलेगा, या नॉट Q लेकर के चलो नॉट P मिलेगा। उसके बाद से है बच्चे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में है कि इम्प्लॉइज द फैक्ट दैट इफ C इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाला स्टेटमेंट करेंगे, P एंड नॉट Q लेकर के चलेंगे, या फिर P एंड नॉट Q लेकर के चलेंगे और फिर उसमें आ जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, तब हम कहेंगे कि ये चीज़ गलत है। तो ये इस पेज पे मैंने काटा मारा हुआ है, आप देखोगे ऊपर में, ये देखो। यानी आपको ये थर्ड और फोर्थ पेज डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको कंटिन्यू करना है कहाँ से, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा हो गया। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था सिलेबस में, तो ये चीज़ हम लोग हटाना, अभी मॉडिफिकेशन चल रहा है। वैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन से। ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चे? तो ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल है। यूज 3 डिफरेंट मेथड्स टू प्रूव डैट -x² plus 5x minus 4 is greater than 0 whenever x is greater than 0. So whenever x is greater than 0 we have to prove this thing. तो इसको बच्चे हम लोग तीनों मेथड से प्रूव करेंगे जस्ट अभी, बट वी डोंट हैव एनफ टाइम इन दिस मीटिंग. So all of you have to join another meeting with the same ID just in few seconds. I will stop this meeting. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चे, 1 मिनट है, ठीक है? और मैंने क्या क्या पढ़ाया है, जिन बच्चों ने लेट से ज्वाइन किया है सबको सारा कुछ पता लग जाएगा जब आपको इस क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा. देन यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस्ड इन द क्लास. वो आपको मिल जाएगा ना, जब हम लोग इसको अपलोड करेंगे ना वेबसाइट पे या यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे. सो यू हैव टू डू वन थिंग, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए है 9311377321. इस नंबर पे आपको अपना नाम, कॉलेज, MME1 तीन चीज़ें लिख करके व्हाट्सअप कर देना है. रेस्ट ऑफ द थिंग डिपेंड्स अपॉन अस. हम लोग कैसे क्या भेजेंगे, लिंक क्लास का भेजेंगे, सारा कुछ आपको सब कुछ मिलता रहेगा. तो आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना. नंबर जल्दी से नोट कर लो. इस नंबर पे बस आप अपना नाम, नंबर और नाम, कॉलेज और MME1 व्हाट्सअप कर दो बच्चे, ठीक है? So I'm going to close this meeting and you all have to join the next meeting just right now with the same ID. Okay? I think no confusion at all. Now see, one example is given. Use 3 different methods to prove that -x² plus 5x minus 4 is greater than 0, that is x is greater than 0. मतलब जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा then x is always positive. ये हमें प्रूव करना है. तो देखो बच्चे, डायरेक्ट प्रूफ में क्या करना है कि हमें स्टार्ट किससे करना है, LHS से ही शुरू करना है, और ये अपने आप आ जाएगा. देखो कैसे आएगा. सो वी आर स्टार्टिंग विथ -x², दिस इज ग्रेटर देन 0. ओके, अब हमें x² नहीं चाहिए, हमें -4 नहीं चाहिए, हमें ये 5 भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए. देखो ना, सो वी हैव टू कैंसिल दिस -x², this -4, and we have to get what, only x. तो इसको हटाने के लिए बच्चे इनइक्वलिटीज में आपको जूनियर क्लासेस में बताया गया होगा कि x² -4 को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग x² plus 4 to each side. So we are adding x² plus 4 to each side, or I think it will be better to do on a this one clear screen. So see, a direct proof, we are starting with direct proof of that example. So what we have to prove, that whenever -x² plus 5x minus 4 is greater than 0,
then x will be also greater than 0. That means this cannot be true for negative x or 0x. This will be always true for a positive value. तो देखना जरा बच्चे किस तरीके से प्रूव करेंगे. अभी हम लोग 3 मेथड में से अभी पहला मेथड करने जा रहे हैं. So we are just starting with the left condition, this one. अब यहाँ से हमें बच्चे पहुँचना है सिर्फ x तक, तो हम लोग ऐड कर देंगे. क्या ऐड कर देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4. ऐड क्यों करें? ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए. टू बोथ साइड. ये तो आपको पता है ना कि इनइक्वलिटी में सेम चीज दोनों साइड हम ऐड कर सकते हैं, सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त ये हमें ध्यान रखना होता है बच्चे कि पॉजिटिव चीज है तभी इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. सो राइट नाउ वी आर जस्ट डूइंग ओनली एडिशन, सो नथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ. नाउ सी -4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 किया दोनों साइड. अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 कैंसिल हो गया, बच गया 5x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4. मुझे ये बताओ कि ये है होल स्क्वायर और ये है 4. क्या होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? I think Nandana S. Sudhir, you just mute your mic because I'm getting my own voice. Okay, this, okay. Now it's better. Now see, 5x is greater than x square plus 4. Now think about x square. X square is positive na. So x square is positive and plus 4 is also positive. So adding these two will be always greater than 0. So we have got a conclusion that 5x is greater than 0. अब ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई विथ 1/5. Does it make any difference on the right hand side? No, anything multiplied with 0 will be 0 and it will be x. So we have got the conclusion that yes, x is greater than 0. So whenever we are starting with this condition, हम पहुंच जा रहे हैं x greater than 0 तक. तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, LHS से शुरू करना और RHS तक जाना. Is it okay with everyone? आ रही है बात समझ में? आप चैट बॉक्स में यस यस लिख सकते हो. सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करने आता है, चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हो. माइक ऑन करके भी आप बोल सकते हो यस मैम, यस मैम. ओके, लेट मी सी हाउ मेनी यस आई हैव गॉट. यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम. आकाश अरोड़ा, अरजीत, कोमल, नंदना एस सुधीर. ओके, सो फर्स्ट मेथड इज ओके ना. नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड मेथड, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड में मैंने बताया था कि वी स्टार्ट विथ नॉट पी. वी स्टार्ट विथ नॉट पी और अगर हमें लास्ट में नॉट क्यू मिल जाता है, दैट मीन्स हम पी के अगेंस्ट में स्टार्ट किए तो हमें क्यू का भी अगेंस्ट मिला. दैट मीन्स इफ वी वुड हैव स्टार्टेड विथ पी ओनली देन वी वुड हैव गॉट व्हाट, क्यू ऑल्सो. अगर हमने पी के साथ शुरू किया होता तो हमें क्यू भी मिलता. तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं, वी स्टार्ट विथ नॉट पी. नॉट पी का मतलब बच्चे इसका जस्ट ऑपोजिट कंडीशन. लेट मी टेक सम अदर कलर. इसका ऑपोजिट कंडीशन लेंगे बच्चे. अगर ये चीज अभी ग्रेटर देन 0 है तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? क्या कोई मुझे बता सकते हो? अगर कोई चीज किसी से बड़ा नहीं है तो व्हाट मे बी द अदर ऑपोजिट स्टेटमेंट? अगर ये चीज बड़ा नहीं है तो ये उससे छोटा भी हो सकता है और इट मे बी इक्वल टू ऑल्सो. ओके, so we start with not p, that is we are starting with minus x square plus 5x minus 4 less than equal to 0. Now see, we suppose not q, we are taking not q also. We suppose, what is not q? Q is x is greater than 0, so not q will be x is, if x is not greater than 0, x may be less than or equal to 0. Both conditions na, less than or equal to. So not q means we let कि ऐसे नेगेटिव x हैं जो कि इस चीज को पॉजिटिव देंगे. हम लोग ये मान करके चल रहे हैं. अब देखना जरा, अगर x नेगेटिव है तो धीरे धीरे अभी हम 5x के बारे में सोच रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? 5x will be also negative because 5 is positive और पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? नेगेटिव. नाउ टेल मी कि ये जो है एक्स स्क्वायर हमेशा होता है पॉजिटिव, एंड इफ वी कंसीडर दिस नेगेटिव साइन
then minus x square is also negative, minus 4 is also negative. Okay, so we start with not p or not q. So here we are starting with not q. Suppose, so if we let x negative, 5x is negative, minus x square will be definitely negative whatever x may be. Min minus 4 will be always negative. Now think about all these three. If three negatives are there, what will be the total result? Minus x square plus 5x minus 4 is negative. What does this mean? So we reached, हम कहाँ तक पहुँच गए? Not p तक. So we started with not q and we are getting not p. So this is the criteria. So by indirect method, we have already proved that indirect method p implies q. Is it okay? Is it okay? So we try to search with start with not q. Not q से शुरू किया बच्चे और पहुंच गए कहाँ तक? not p तक. यानी अगर हम q से शुरुआत किए रहते तो कहाँ तक पहुंचते? p तक पहुंच जाते बच्चे. ठीक है, वही बात है. Is it okay? You can write in the chat box. Then we will move to the third method, that is contradiction method. Okay. Now see the third method, contradiction proof. Contradiction proof में we are not waiting for the result. हम उसको मान ही लेते हैं कि नहीं मेरी ही बात सही है. वही वाला एग्जाम्पल याद करो. when I told you if you move to your right after 5 minutes you will get a metro station. आप बोल रहे हो नहीं मैम की बातों पे क्यों हम लोग भरोसा करें, तो जरूरी नहीं है कि राइट में ही मिलेगा. दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं मैम लेफ्ट में भी बढ़ने पे 5 मिनट बाद मिल जाता है. ठीक है, आप तो प्री ऑक्यूपाइड माइंड से बढ़ रहे हो, लेकिन आगे चल करके थकते 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 आप क्या कर रहे हो? नहीं मैम नहीं मिला मेट्रो स्टेशन, 1 घंटा हो गया. तब आप कहोगे कि मैम आप ही की बात सही थी. तो वही बात यहाँ हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन में. तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग प्री एजम्पशन बनाएंगे कुछ. वी एज्यूम बच्चे द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. हम लोग एज्यूम क्या करेंगे? स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो किस टाइप का स्टेटमेंट बनाएं? सो देयर एग्जिस्ट, ये वाला सिंबल आपको पता है सभी को. देयर एग्जिस्ट कुछ बातें हैं जो अब नए नए सिंबल्स आपको मिलेंगे बच्चे. इसको हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट के लिए उल्टे डायरेक्शन में कैपिटल ई बना देना है. देयर एग्जिस्ट some x there exists some x such that कि minus x square plus 5x minus 4 is greater than 0 even if x is negative. आओ तो जरा क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में क्या था कि ये चीज पॉजिटिव तभी होगा जब ये चीज पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है. हम लोगों ने प्री एजम्पशन बनाया है नो दिस मे बी पॉजिटिव इवन इफ दिस इज नॉट ट्रू. x इज लेस देन इक्वल टू 0 तो भी ये सही है बच्चे. ये हम लोग मान रहे हैं, फिर बाद में कुछ मैथमेटिकली इनकरेक्ट आएगा तो फिर हम अपने एजम्पशन को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे. तो अभी इसको माना है बच्चे हम लोगों ने. अब देखो जरा. ठीक है, अब शुरुआत करेंगे. बट इफ x नेगेटिव है, तो अभी तो सेकंड पार्ट में किया था ना, उसी तरीके से बढ़ो. अगर x नेगेटिव है तो फिर से वही सेम चीज 5x क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या है? नेगेटिव है. माइनस 4 भी क्या है? नेगेटिव है. ये तो मे बी लेस देन इक्वल टू 0 ऑल्सो. सो ऑल टुगेदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज नेगेटिव. तो जब भी ये नेगेटिव हो रहा है तो बच्चे ये पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहा है, ये हमेशा नेगेटिव आएगा. तुम क्या कहेंगे? सो वी गॉट कॉन्ट्राडिक्शन. क्यों कॉन्ट्राडिक्शन? देखो ना हमारा एजम्पशन तो था पॉजिटिव का और रिजल्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव का. तो हम लिखेंगे ना सो वी गॉट कॉन्ट्राडिक्शन. इस टाइप का हमने काफी सारे कुछ मैथ्स में भी कर रखे हैं प्रूफ्स. सो वी गॉट कॉन्ट्राडिक्शन. तो लास्ट में हम क्या करते हैं? हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. तुम जल्दी से जा करके अपने एजम्पशन को चेंज कर देंगे. ठीक है. सो वेन एवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज पॉजिटिव देन x इज पॉजिटिव.
मतलब इसको मैंने चेंज ही कर दिया, तो इट इम्प्लाइज एक्स इज पॉजिटिव। तो एक ही क्वेश्चन को बच्चे हमने तीनों मेथड से प्रूव किया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके बच्चे, तो ये एक टॉपिक अभी हमने फिनिश किया चैप्टर 1 का, डेट इज प्रूफ्स एंड मेथड ऑफ प्रूफ्स। हमने प्रोपोजिशन जाना, इम्प्लीकेशन एरो जाना, प्रीमाइसेस जाना, कंक्लूजन वर्ड जाना, उसके बाद से मेथड्स ऑफ प्रूफिंग में 3 मेथड सीखे बच्चे हमने, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन। और अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं लॉजिक, अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिक। किसी को यहाँ तक में कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो। A few aspects of logic। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में हर साल एक क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का। 75 का आपका पेपर होता है ना थ्योरी का, 25 में तो आपको असाइनमेंट और टेस्ट के मार्क्स मिलेंगे। और जितने भी कॉलेज में आपको असाइनमेंट भेजे जाएंगे ना, टेस्ट वगैरह भेजे जाएंगे, उनको आप सीरियसली लेना, ट्राई करना, भेजना अच्छे ढंग से, तो पूरे 25 में 25 भी बच्चों के आ जाते हैं। नहीं तो कुछ कॉलेज जो थोड़े ज़्यादा टफ होते हैं वो 25 में 18-19 तो दे ही देते हैं बच्चों को, लेकिन कुछ कॉलेज 25 में 25 भी दे देते हैं। तो ये तो आपका डिपेंड करता है कि आपका कैसा प्रेजेंटेशन है क्लास में, आप कितने अटेंटिव हो, कितना आप टू द पॉइंट आंसर लिख करके मैम को भेजते हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो वी आर नॉट एनी वे कनेक्टेड टू दोज 25 मार्क्स, वो आपको खुद अपने बेसिस पे ही लाने हैं। हम लोग आपका सिर्फ 75 का तैयारी करवा रहे हैं जो कि थ्योरी का पेपर होगा। तो उसमें से 75 में से 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है बच्चे, अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिक। इसमें बच्चे है कि हमें इफ एंड ओनली इफ और ये सब के बारे में जानना है। इम्प्लीकेशन एरो से सभी बच्चे फैमिलियर हो, सभी बच्चे फैमिलियर हो इम्प्लीकेशन एरो से। अब ध्यान से देखो, यस एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग? नो, ओके। नाउ सी, अगर मैंने लिखा, पहला स्टेटमेंट देखो, P अगर ऐसे आया, P इम्प्लाइज Q, तो पता है हम क्या बोलते हैं इसको? अगर P ने Q को इम्प्लाइज किया तो हम इसको कहते हैं P if Q, that means P is true if Q is true। इसका मतलब है P is true if Q is true। अब देखो कितना मीनिंग चेंज हो जाएगा ग्रामेटिकल कंजंक्शन का। इफ हमें 3 चीजें पढ़नी है, इफ, ओनली इफ एंड ओनली इफ। तीनों का यूज बड़े संभल के और सोच समझ करके करना है, कहीं भी कुछ भी नहीं घुसा देना, मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर P से एक एरो निकला और उसका डायरेक्शन अगर P से Q की तरफ है, तो इसका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनता है कि P इज ट्रू इफ Q इज ट्रू। नाउ सेकेंड वन, P और अगर डबल इम्प्लीकेशन एरो बनता है तो बच्चे हम इसमें लिख सकते हैं P if and only if, I and double F means if and only if Q, और इसका मीनिंग निकलता है कि P is true if and only if Q is true। यानी ये बोथ साइडेड ट्रू है, जब भी P ट्रू होगा तो Q ट्रू होगा, और जब भी Q ट्रू होगा तो P भी ट्रू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड द थर्ड वन इज, अगर ऐसे एरो है ऑपोजिट, ध्यान से देखो, एरो Q से P की तरफ जा रहा है, बट वी आर राइटिंग P ओनली इफ, P ओनली इफ Q, इसका मतलब है कि P इज ट्रू ओनली इफ Q इज ट्रू। या आप इसको चेंज करके लिख सकते थे, आप कहोगे कि मैम हम लोग Q से P की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसा ही नहीं कुछ इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तब लैंग्वेज बदल जाएगा, Q इज ट्रू इफ P इज ट्रू। तो किस तरीके से हमें यूज करना है, हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना है। वेदर दे मे आस्क टू पुट प्रॉपर एरो इन द बॉक्सेस इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा एक इधर मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा एक इधर होगा, बीच में एक बॉक्स बना देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ भी दे देंगे और बोलेंगे आप इसमें प्रॉपर इम्प्लीकेशन एरो को पुट करो। या फिर दे मे आस्क यू टू पुट दिस इफ एंड ओनली इफ, इन तीनों में से कुछ भी एक पार्ट पुट करने को बच्चे पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन कराएंगे। ये तो याद हो गया।
P if Q, शायद मैंने ऑपोजिट लिख दिया है, जस्ट अ मिनट. P if and only if Q, note the expression P only if Q expresses implication P only if. Okay, you just interchange this one. इसको interchange कर दो. Here is only if and here is if. So we will write down only if और यहाँ से only if हटा दो तो यहाँ पे only if लग जाएगा. बस एरो का डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ये बच्चे. समझ में आ गया? फिर से देखो, अगर लेफ्ट टू राइट एरो होगा तो हम लोग ओनली इफ लिखेंगे, दोनों साइड का होगा तब तो इफ एंड ओनली इफ, और अगर एरो ऑपोजिट होगा तो P इज ट्रू इफ Q इज ट्रू. ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में? ओके, तो चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं. सबके पास क्या रीडिंग और बुक है? एमएमई की रीडिंग है आप लोगों के पास? बुक भी परचेज किया है या नहीं? मैम अभी नहीं करी. अच्छा, तो सभी बच्चे तो बाहर हो, तो कैसे मैनेज कर रहे हो फिर? कॉलेज में तो क्लास अभी नहीं लग रही, लेकिन कुछ कॉलेजेस में तो क्लास लग रही है. कैसे करते हो फिर? कॉलेज वाले आपको पीडीएफ भेज रहे हैं सिट सेटर एंड हेमंड की? यस मैम. ठीक है, तो अगर कॉलेज वालों ने अगर आपको बुक का पीडीएफ सेंड किया है तो आप उसमें निकाल करके पीडीएफ में और घर पे ट्राई कर सकते हो. इट्स ऑन पेज नंबर, एक्सरसाइज एक दे रखा है, इट्स ऑन पेज नंबर 42 एंड 43. इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, इफ ओनली इफ और इस सबसे रिलेटेड. तो एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं बच्चे, देखना क्वेश्चन नंबर 7. वैसे मेरे असाइनमेंट में भी है, जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ भी आपको मिल सकता है. जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया होगा उनको मिल गया होगा, नहीं तो भी आप अपने कॉलेज के पीडीएफ से भी काम चला सकते हो. इसमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक रेक्टेंगल्स विथ, क्लियरली लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ, 3 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, इफ एंड ओनली इफ, फिर इफ ओनली इफ. मतलब 3 ऑप्शन आपको दिए और आपको फिल करना है. तो देखो, तो पहला फर्स्ट दे रखा है x इज इक्वल टू √4, बॉक्स बना दिया, और x इज इक्वल टू 2. अब हमें इसका जवाब देना है. ऐसे इसमें टोटल 5 हैं, 5 कंडीशंस हैं. तो देखना बच्चे कैसे सोचेंगे हम लोग. x इज इक्वल टू √4 है, तो x इज इक्वल टू कौन कौन सी वैल्यू होगी? √4 की वैल्यू क्या क्या होती है? ठीक है, ये तो आप लोग जूनियर क्लास से पढ़ते चले आए हो, प्लस और माइनस दोनों आप लिखते चले आए हो, लेकिन अब हम सिर्फ प्लस लिखेंगे. तो आज आपको एक बड़े मजे की बात बताते हैं कि अगर आपको मिलता है x² इज इक्वल टू 4, तब आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू +-2, क्योंकि कंडीशन है कि एक ऐसा x जिसका स्क्वायर 4 मिल जाए तो वो +-2, तब हम दोनों लिख सकते हैं. यानी अगर हम अपनी तरफ से रूट लगाते हैं 4 पे, x² इज इक्वल टू 4 है ना, तो x के लिए तो हमें 4 पे खुद से रूट लगाना पड़ेगा, रूट इज नॉट ऑलरेडी प्रोवाइडेड, तब हम +- दोनों लेंगे. अगर ये पहले से हमें √4 दिया हुआ है तो इसका मतलब है खाली पॉजिटिव वैल्यू हमें एक्सेप्ट करना है. अगर ऐसे दिया हुआ है, ये मेरी बात अभी याद रख लेना, ये चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 7 पूरे एमएमई में ये कॉन्सेप्ट चलेगा, ये कुछ नई बात है. अगर माइनस दिया हुआ है तो हम सिर्फ -2 लेंगे. यानी अगर पहले से रूट लगा करके दिया हुआ है बच्चे, आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं. अगर पहले से रूट लगा हुआ है तो हम ध्यान देंगे कि उसके पहले पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वही रूट हम एक्सेप्ट करेंगे. और अगर हमें रूट लगाना पड़ रहा है देन वी कैन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो यहाँ क्या है, यहाँ तो पहले से √4 लगा करके दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, हम सिर्फ +2 लेंगे. ठीक है, क्योंकि एज 4 इज पॉजिटिव, इसके अंदर की चीज क्या है, पॉजिटिव है. तो सिर्फ x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये इस साइड से भी एरो ट्रू है. अब जरा ऑपोजिट का ट्रू करें, देखें x इज इक्वल टू 2 है, तो क्या हम x इज इक्वल टू √4 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ये इस साइड से भी ट्रू है बच्चे, तो हम क्या कर देंगे, तब कहेंगे कि अरे ये जब दोनों साइड से ट्रू है तो ऐसे पुट कर दो. और इन्होंने तो खैर इम्प्लीकेशन एरो पूछा नहीं है, तो हम लोग ऊपर बना देते हैं,
और इसमें तो हमें ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ना, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, इफ एंड ओनली इफ। आगे बात समझ में फर्स्ट? यस मैम। ठीक है, तो अब सेकंड पे चलते हैं। जिसको भी डाउट है बच्चे क्लास में बेझिझक पूछ सकते हो। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और बीच में है बॉक्स। फिर से वही 3 ऑप्शन है हमारे पास। अब जरा सोचो, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या एक्स पॉजिटिव है? एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव है देन एक्स में बी पॉजिटिव और एक्स में भी, अच्छा हाँ ठीक है, एक्स में भी नेगेटिव ऑल्सो। एग्जाम्पल भी आप लेके दिखला सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2। देखो ना, दोनों का स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब खाली ये नहीं निकल करके आता है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज नेगेटिव भी निकल करके आता है। तो दिस इज नॉट ट्रू लाइक दिस वे, इधर से बना करके और फिर काट देंगे, मतलब ये लेफ्ट से राइट सही स्टेटमेंट नहीं है, एक चीज मिसिंग है। लेकिन राइट टू लेफ्ट सही है बच्चे, यानी जब भी एक्स पॉजिटिव होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सही है। तो जब ये सही है तो हम लोग क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं, तब तो ऐसा बन गया ना कुछ। डायग्राम देखो, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब ऐसा होता है तो क्या लिखते हैं, इफ लिखते हैं। जब राइट से लेफ्ट की तरफ ब्रैकेट का डायरेक्शन होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इफ। तो यहां पर लिख देंगे इफ। कोई डाउट इसमें बच्चे? हाँ मैम। ठीक है। और इतना क्विक रिस्पांस किसका आ रहा है? क्या नाम है आपका बच्चे? कोमल मिश्रा। कोमल मिश्रा। कौन से कॉलेज से हो? श्यामलाल। ठीक है, ओके। वैसे तो डीयू में सभी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बोलना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे नहीं बोलना पसंद करते। जो नहीं पसंद करते वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो बच्चे। यहाँ देखो, सी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 डैश एक्स इज लेस देन 3। अब देखो लेवल थोड़ा 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 बढ़ता जा रहा है, इसलिए थोड़ा माइन्यूटली अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है कि अगर किसी चीज का स्क्वायर 9 से छोटा है तो क्या वो चीज हमेशा 3 से छोटी है? देखो, इस टाइप के चीजों को कैसे सॉल्व करते हो सकता है 12th में आपके टीचर ने बताया होगा या नहीं भी बताया होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इस टाइप का हम लोग इनइक्वलिटीज वगैरह सॉल्व करते थे। तो यहाँ देखो, इसको सॉल्व करते समय हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर -9 इज लेस देन 0। ये चैप्टर 1 में आगे भी हमें पढ़ना है, इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना। तो यहाँ पर देख लो तो फिर चैप्टर 1 में ही आगे दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर 1 में 3 से 4 क्लास लगता है खत्म होने में। अब देखो, इसको हम ब्रेक करेंगे लीनियर फैक्टर्स में। ये तो सबको आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक्स -3 और एक्स +3 में ब्रेक कर देंगे। अब दोनों लीनियर फैक्टर को अलग अलग जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो एक मिलेगा बच्चे -3 और एक मिलेगा +3। ध्यान से सुनो, और ये रिकॉर्डिंग है तो इसका बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं कि आप बार बार इसको बैक करके फिर मेरी आवाज में सुन सकते हो, जितनी बार में सुनना चाहो सुन सकते हो। मतलब हर सारे चीजों को पहले एक साइड ले जाना है। इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं बच्चे। सारे एक्सप्रेशन को एक साइड लेते आओ। अब एक साइड सिर्फ 0 बचेगा, बाकी चीजों को सिंप्लीफाई कर दो। लीनियर फैक्टर जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो, मैंने कर दिया। हर लीनियर फैक्टर को अलग अलग जीरो के साथ इक्वेट करो, आपको मिलेगा इक्वेटिंग x -3 विथ 0 और x +3 विथ 0। तो हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू +3 और x इज इक्वल टू -3। इन दोनों पे अब इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी, पूरे रियल नंबर को इन दोनों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मतलब कुछ रेंज ऑफ एक्स वैल्यूज हैं जो कि -इन्फिनिटी और -3 के बीच में है, कुछ -3 से 3 के बीच में है और कुछ 3 से बड़े हैं। अब हम एक एक करके इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान दो। कोई एक वैल्यू बताना जो 3 से बड़ी है एक्स की, कोई भी एक वैल्यू, कुछ भी बोलो, 4 5 6 कुछ भी, कोई भी एक बता दो। तो लेट x इज इक्वल टू 4।
तो एफ एक्स यानी कि x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू कितनी आएगी जब हम 4 डालेंगे? तो 4 माइनस थ्री, 4 प्लस थ्री, दिस इज 1 इंटू 7, कितना हो गया 7, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। यानी हम कोई भी x जो 3 से बड़ा लेंगे तो ये चीज पॉजिटिव आएगा और ये भी चीज पॉजिटिव आएगा, और दोनों पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रही? ये समझ जाओगे बच्चे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब आसान लगने लगेगा आपको। कोई बात नहीं, ये लगभग हर क्लास में रिपीट हो ही जाता है ये वाला लॉजिक, इसलिए आज भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। अब यहाँ देखो, एक रीजन का तो हमने डिसाइड कर लिया, अब दूसरा लो। लेट x इज इक्वल टू माइनस थ्री और थ्री के बीच में कोई भी एक वैल्यू बोलो, मुझे बहुत पसंद आता है जीरो। मैंने जीरो डाल दिया तो जीरो माइनस थ्री, जीरो प्लस थ्री, इसमें अगर जीरो डालोगे तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। माइनस थ्री इंटू थ्री कितना आ गया? माइनस नाइन, नेगेटिव। तो जो चीज जीरो के लिए आ रहा है वो हर वैल्यू के लिए आएगा, क्योंकि वो माइनस थ्री से क्या है? बड़ी वैल्यू है। अब आप ले लो लेट x लेस देन माइनस थ्री, कोई ले लो। x इज इक्वल टू, मैंने माइनस फोर ही ले लिया, तो माइनस फोर माइनस थ्री, एक्स की जगह डाल रहे हैं माइनस फोर प्लस थ्री, सो दिस इज माइनस सेवन इंटू माइनस वन, कितना आ गया? प्लस सेवन, पॉजिटिव। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या ये जानना चाह रहे हैं? बता सकते हो कि ऐसी कौन सी x की वैल्यूज है जो ये दे, जो ये दे और जो ये दे, यानी कहां पर नेगेटिव है? तो नेगेटिव है बच्चे सिर्फ इस रीजन में। तब हम लिख सकते हैं कि जब भी एक्स स्क्वायर इज लेस देन नाइन, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू थ्री। सबके मन में क्लियर है ना? ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू थ्री का मतलब होता है कि नॉट इंक्लूडिंग माइनस थ्री टू थ्री, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है बच्चे। तो हमने भी यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया। सबको पता है इंटरवल के बारे में? यस मैम। इस चैप्टर में भी इंटरवल हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल इंटरवल के बारे में सबको पता है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब जरा आ जाओ, ये कंडीशन क्या दी हुई है? x इज लेस देन थ्री, तो हाँ देखो ना, सारे x तो थ्री से छोटे हैं, यानी ऐसे हर x जिनका स्क्वायर नाइन से छोटा है वो खुद क्या है? सभी थ्री से छोटे हैं। तो ये बात तो सही है, तो हम इस साइड का एरो क्या लिख देंगे? यस इट इज ट्रू। अब उल्टा चलो, अब उल्टा रिवर्स के लिए, क्या हर वो x जो थ्री से छोटे हैं उनका स्क्वायर क्या नाइन से छोटा होगा? अरे तुरंत मेरे दिमाग में तो तुरंत आ गया, माइनस फाइव ले लिया, ये तो थ्री से छोटा है, लेकिन ये देखो ना एक्स स्क्वायर किया तो क्या आ गया? माइनस फाइव का स्क्वायर 25, और ये 25 जो है ये कहाँ है नाइन से छोटा? दिस इज नॉट लेस देन नाइन। तो इसका मतलब हर वो x जो थ्री से छोटा है वो इस साइड का नहीं देगा, तो लिख करके काटा मार दिया, मतलब दिस इज नॉट ट्रू। तो सिर्फ इस साइड का ट्रू है एरो, और इस साइड का एरो ट्रू होता है, तो हम क्या लिखते हैं बच्चे? लिखते हैं, कहाँ गया? इनडायरेक्ट मेथड कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ के बाद लिखा था ना, हाँ, ओनली इफ लिखते हैं। देख रहे हो लेफ्ट टू राइट वाला एरो है, तो ओनली इफ, तो इसमें हम लिख देंगे ओनली इफ। तो अभी तो इसमें ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि पहली बार मैंने पढ़ाया। अब डी करते हैं और ई करते हैं, उसके साथ हमारी आज की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आगे का टॉपिक हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सी के बाद बच्चे बढ़ते हैं डी की तरफ। डी में है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ना, LHS लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो x जीरो होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो होगा। क्या ये कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। कहाँ से होगा? ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर हमेशा मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, नेगेटिव तो कभी होना पॉसिबल ही नहीं है, और उसमें भी प्लस वन, तो मिनिमम वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन की वन आएगी, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो सिर्फ जीरो होगा x इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो सही है, यानी इस साइड का एरो बच्चे सही आ गया। अब उल्टा चलते हैं, अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कितनी आएगी? तो जीरो इंटू जीरो स्क्वायर प्लस वन जीरो ही आएगा, तो ये इस साइड से भी ट्रू है, इसलिए हम लिख देंगे इफ एंड ओनली इफ।
क्लियर, ये तो इजी था। अब लास्ट पार्ट है इसका ई। x इंटू एक्स प्लस थ्री इज लेस देन जीरो, x इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। ये कुछ कुछ सी जैसा होगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो बच्चे, x इंटू एक्स प्लस थ्री जब नेगेटिव है तो फिर ये लीनियर फैक्टर में क्या देगा हमें। इसको आप लिख सकते हो x माइनस जीरो और इसको लिख सकते हो x प्लस थ्री इज लेस देन जीरो। तो x मिलेगा जीरो और x मिलेगा माइनस थ्री। तो इधर आ जाएगा माइनस थ्री और इधर आ जाएगा जीरो। दिस। अब फिर से वही डिसाइड करने का तरीका। जीरो से कोई भी बड़ी वैल्यू बोलो, लाइक वन। अगर हम वन को यहाँ पुट करते हैं तो बच्चे पॉजिटिव, और वन को यहाँ पुट करते हैं तो वन प्लस थ्री पॉजिटिव। दो पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बोलो। अगर माइनस थ्री और जीरो के बीच में ले रहे हैं बच्चे, कौन सा ले लें? माइनस वन ले लेते हैं। इसमें अगर माइनस वन डालते हैं तो नेगेटिव, और इसमें माइनस वन डालते हैं तो थ्री और माइनस वन पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो जाता है बच्चे नेगेटिव। अब माइनस थ्री से छोटी वैल्यू माइनस फोर डालते हैं, यहाँ पे माइनस फोर और यहाँ माइनस फोर। तो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। तो दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के फिर से दे देंगे पॉजिटिव। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी क्या, कि कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमारे इंटरेस्ट का तो इंटरवल ये रहा। तो हम लिख देंगे x इज बिटवीन माइनस थ्री से जीरो। तो सही है। अगर इसको सॉल्व करके जितने भी x निकालते हैं वो सारे क्या माइनस थ्री से बड़े आ रहे हैं? हाँ, सारे तो माइनस थ्री से बड़े आ रहे हैं ना। तो ये इस साइड से ट्रू है। लेकिन क्या ऑपोजिट साइड से ट्रू है? x इज ग्रेटर देन माइनस थ्री में अगर हम ले लें, तुरंत इसके आगे का ले लो ना, कोई x इज इक्वल टू फाइव ले लिया मैंने, तो फाइव इंटू फाइव प्लस थ्री इसमें पुट कर रहे हैं बच्चे अब LHS में। क्या आ गया? फाइव इंटू एट 40। दिस इज नॉट लेस देन जीरो। यानी हर वो x जो थ्री से माइनस थ्री से बड़ा है, जरूरी नहीं कि वो इस चीज में पुट करने पे नेगेटिव ही दे। ये देखो एक एग्जाम्पल, पॉजिटिव भी मिल सकता है। इसलिए फ्रॉम दिस साइड दिस इम्प्लीकेशन इज नॉट ट्रू। और सिर्फ लेफ्ट टू राइट ट्रू है तो बच्चे इसके लिए ओनली इफ होता है। अगर भूल रहे हो तो एक जगह लिखा हुआ है, ये रहा। लेफ्ट टू राइट ट्रू होता है तो वी आर यूजिंग ओनली इफ। एक ही इम्प्लीकेशन ट्रू हुआ, सो वी विल फिल अप दिस ब्लैंक विथ ओनली इफ। ठीक है बच्चे, तो आज हमने इतना किया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप होमवर्क में कर सकते हो। पेज नंबर 42 एंड 43, अगर आपके पास PDF है बुक की तो। और आज के क्लास में तो उतना ही। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग क्लास 2 में करेंगे। प्रूफ तो आज करा दिया, और इफ़ एंड ओनली इफ ये सब करा दिया। नेसेसरी सफिशिएंट, अच्छा इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट भी मुझे बताना है। तो नेसेसरी क्या होता है और सफिशिएंट क्या होता है, वो इसी से रिलेटेड है, इफ़ एंड ओनली इफ से। तो 10 मिनट इसमें लगेंगे बच्चे इस टॉपिक को करने में। उसके बाद से फिर कुछ और शुरू करेंगे, इंटरवल वगैरह, इनइक्वलिटीज़ वगैरह, ये सब शुरू करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होगा। फिर सेट थ्योरी, रिलेशन वगैरह सब इसमें करना है। तो आज के क्लास में तो बच्चे बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप लोग कहीं मत जाओ, अभी बस हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर